आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो नेट जेआरएफ को देख रहे हैं, यानी जो नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सारी बातें एक एक करके कवर करेंगे, जैसे कि नेट जेआरएफ एक्चुअल में होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसे दे सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो जो नेट का एग्जाम होता है ना, वो दो टाइप से होता है। सबसे पहला यूजीसी नेट होता है और दूसरा होता है सीएसआईआर नेट। तो आज हम यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे, फिर कभी किसी और वीडियो में सीएसआईआर नेट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। यूजीसी नेट में सबसे पहले यूजीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी इसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में नेट होता क्या है। अब बात आती है जेआरएफ की। तो गाइस, जेआरएफ के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, नेट का फॉर्म ही आपको भरना पड़ता है। और फाइनली जब आपका एग्जाम होता है, आपने कितना मार्क्स गेन किया है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें जेआरएफ दे दिया जाता है और जो उससे कम मार्क्स प्राप्त किए होते हैं उन्हें नेट दे दिया जाता है। और जो एक मानक से कम मार्क्स पाते हैं वो फाइनली न नेट हो पाते हैं न जेआरएफ हो पाते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि दी जाती है, जबकि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि दी जाती है। साथ ही रिसर्च क्षेत्र में जाने के लिए आपको फेलोशिप भी प्रदान की जाती है, जैसे कि जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप रिसर्च करने के लिए, आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है, जो कि लगभग 32 से 35 हज़ार पर महीने के हिसाब से दी जाती है। यही कारण है कि लोग जेआरएफ को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जेआरएफ में सेलेक्ट होते हो तो फिर आपकी फाइनेंशियल टेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब अगर आप नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर नेट में अप्लाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको पीजी होना चाहिए। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और खास करके ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ये साइंस वर्क के लिए नहीं होता है, साइंस वर्क के लिए सीएसआईआर होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट का। तो अगर आपने एमए किया है, अगर आपने एमकॉम किया है, ठीक है, अगर आपने एमबीए किया है तो आप इसमें आ सकते हैं। अगर आपने एमसीए किया है तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। आपके पीजी में जो सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट से नेट एग्जाम में बैठ सकते हो। अब कौन कौन बैठ सकता है? तो एटलीस्ट पीजी में 55% होना जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो जनरल हैं, ओबीसी, सीएल में आते हैं यानी क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। अगर आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, या फिर आप पीएच यानी दिव्यांग हो, ठीक है, तो आप लोगों को 5% का रिलैक्सेशन है, यानी अगर आपका पीजी में 50% है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अच्छा, यहाँ पर आपका ये प्रश्न हो सकता है कि सर अगर हम 30 वर्ष के बाद जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो फिर हमें क्या लाभ मिलेगा? तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर माने जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य हो जाओगे, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो एज में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो शेड्यूल कास्ट में हो, ठीक है, यानी एससी हो, एसटी हो, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, ठीक है। तो आप लोगों को ओबीसी एनसीएल में हो तो आप लोगों को 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि कैसा आपका एग्जाम होने वाला है। तो बेसिकली जो आपका एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा, यानी सीबीटी टेस्ट होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा एनटीए के द्वारा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है। ये नेशनल लेवल पर जो हायर एजुकेशन के एग्जाम्स होते हैं उन्हें कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो एनटीए ऑर्गेनाइज करवाएगी। ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, सीबीटी एग्जाम होगा। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सभी कैंडिडेट्स के लिए इक्वल होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से पीजी किए हों, और जो दूसरा पेपर होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी करा है वही सब्जेक्ट आपके सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट पेपर से फिर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का होगा, यानी जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि फर्स्ट पेपर में रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्शन हैं जिनको आपको कवर करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इसके PDF को दे दिया जाएगा, जहां से आप इसके डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। सेकेंड पेपर में आपने जो PG में सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में PDF देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न 2 अंक आपको दे जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ना, उनका लेवल क्या होगा, तो प्रश्न का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल हो सकता है, साथ ही फैक्चुअल भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी MCQs टाइप में क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करेगा, आपको सही विकल्प को चुनना रहेगा, ठीक है। इन दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल 3 घंटे का टाइम होगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इन दोनों पेपर में आपको गैप मिलेगा, कोई गैप नहीं होगा। एक बार आप बैठेंगे, दोनों पेपर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुल 3 घंटे का टाइम होगा। पेपर में जो पेपर आएगा वो मल्टीपल लैंग्वेज में होगा, यानी कि आप हिंदी में कर सकते हो या चाहो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। वैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज किए हो तो पेपर पूरा आपका इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके लिए उपलब्ध होंगे। चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहेगी, तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 ईयर्स रहेगी। तो जिस दिन भी आपका JRF का सर्टिफिकेट इशू होता है, जिस डेट पर इशू होता है, उससे 2 ईयर्स के अंदर आपको PhD में एटलीस्ट इनरोल्ड हो जाना है, तभी आपको फेलोशिप का असली फायदा मिलेगा, और ये फेलोशिप आप अगले 5 वर्ष तक ले सकते हो। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज हैं तो आप सीधे हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए @अलग क्लासेस लिख के आपको सर्च करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहां से आप सीधे हमें DM करके अपना प्रश्न पूछ, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर भी हमारे अनेक सोशल साइट्स के लिंक उपलब्ध है, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।